पेटवेट। ये पेटवेट रेंज में हमारे इस साल जो नए प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल जानकारी लेने के लिए हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और अ, जल्दी से जल्दी आपके कोई भी टीम मेंबर अगर अभी भी मीटिंग अटेंड करने के लिए वेट करे तो उनको इन्फॉर्म कीजिए। हम लोग तुरंत ही मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली आज जो मीटिंग जो है, इस मीटिंग में हम हमारे पेटवेट के न्यू लॉन्च जो 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके डिटेल नॉलेज ट्रेनिंग हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि हम सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो ये है कि इन सभी प्रोडक्ट्स, जो 4 प्रोडक्ट्स जिसके बारे में हम लोग अभी जानकारी लेने वाले हैं, ये सभी प्रोडक्ट मेरा सेशन खत्म होने से पहले या खत्म होते होते ऑनलाइन बिलिंग के लिए, रिसीटिंग के लिए सभी कंज्यूमर्स को अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपके सभी कंज्यूमर्स जो इन सभी प्रोडक्ट्स का, उसके बिलिंग का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार जो है वो अभी खत्म हो रहा है और उनको ये प्रोडक्ट्स जो है बिलिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। सो आइए जानते हैं इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारे पेटवेट के नई जो रेंज है उसमें एडिशन हुए हैं, सभी प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपकी कोई भी शंका है, सवाल है, तो आप उन्हें लिख लीजिए। आप सबसे पहले एक बेसिक इंस्ट्रक्शन है कि आप अगर बिना नोटपैड और पेन के बैठे हैं तो जल्दी से नोटपैड और पेन लेके बैठिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अ, अपने इस सेशन में आपको बताऊं जो इस प्रेजेंटेशन में नहीं लिखी होगी। सो ये सारी चीजें आप लिख लीजिए ताकि आप इसको जब मार्केट में कंज्यूमर्स तक सेल करने के लिए जब पहुंचेंगे तो इन सभी जानकारी का आपको फायदा हो सकता है। सो यस, स्टार्ट करते हैं हमारे पेट वेट प्रोडक्ट रेंज को। सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट रेंज है, हम सभी को पता है कि इसके नाम में ही है पेट और वेट। सो जो पालतू जानवर जनरली होते हैं वेटरनरी में, पेट में, या जितना भी लाइफ स्टॉक की अगर हम लोग बात करते हैं भारत की, तो भारत एक बहुत ही अहम देश है पूरी दुनिया में लाइफ स्टॉक के मामले में। और लाइफ स्टॉक की अगर बात करते हैं, मतलब पेट और वेट दोनों की, वेटरनरी और पेट एनिमल्स, इन दोनों की अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और एक मजेदार चीज या फैक्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो भारत में इंसानों के बाद अगर पॉपुलेशन में या तादाद में किसी का नंबर आता है तो वो लाइफ स्टॉक का आता है। हम सबको पता है भारत की पॉपुलेशन जो है, इंसानों की अगर बात करते हैं तो 150 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास पूरे भारत में लाइफ स्टॉक, मतलब ये जो पालतू जानवर है, उनका नंबर आता है। और आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं 2023 के डेटा के हिसाब से, तो करीब 54 से लेकर 55 करोड़ पालतू जानवर पूरे भारत में आज के डेट में है। इनमें से हम लोग अगर कैटल, मतलब गायों की अगर बात करते हैं, गाय या बैल की अगर बात करते हैं, तो वो करीब 20 करोड़ के करीब कैटल का पॉपुलेशन है। बफेलो, मतलब भैंस या भैंसे की अगर बात करते हैं तो 8 करोड़ के करीब बफेलो पॉपुलेशन है। शिप, मतलब भेड़ जिसे हम लोग बोलते हैं, वो 14 करोड़ के करीब है भारत में। बकरियां, गोट जिन्हें हम लोग बोलते हैं, वो 9 करोड़ के करीब है। पिग्स, जो पालतू पिग है, उनका पॉपुलेशन करीब 9 करोड़ के करीब है। इसी के अलावा जो घर में डॉग्स, पेट के तौर पर कुत्ते पाले जाते हैं, ये रफली 3 से 5 करोड़ है भारत में। और अगर मैं बिल्लियों की बात करता हूँ जो कि घर में नॉर्मली पालतू तौर पर पाले जाते हैं, इनका जो अंदाजन है पॉपुलेशन, वो 50 लाख के करीब है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अराउंड 50 टू 60 करोड़ पॉपुलेशन जो है, वो ये सभी पालतू जानवरों का आज के डेट में पूरे भारत में है। इसी के साथ साथ पोल्ट्री बर्ड्स की अगर बात करते हैं तो वो भारत का एवरेज अगर निकालते हैं तो 85 करोड़ के करीब पोल्ट्री बर्ड पॉपुलेशन इंडिया में है। सो इन सभी लाइफ स्टॉक की जगह अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं भारत की इकोनॉमी में, क्योंकि ये सभी जो लाइफ स्टॉक की हमने अभी बात की, ये सभी लाइफ स्टॉक, मतलब अगर हम लोग डॉग्स या कैट इनको छोड़ देते हैं जो घर में पाले जाते हैं, जो इंटरटेनमेंट या बेसिकली इंसान अपने ओन पर्पस के लिए ले रहा है, यूज कर रहा है या पाल रहा है,
लेकिन बाकी सभी जो है, फिर कैटल हो, बफेलो हो, शीप हो, गोट हो, पिग हो, ये सभी जो है ये बेसिकली पाले जाते हैं ताकि उनसे कुछ प्रोडक्शन इंसान को मिले। वो प्रोडक्शन जो है वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ मिल्क है, दूध के स्वरूप में है, या तो वो मीट के स्वरूप में है, मतलब मांस के स्वरूप में है, या तो वो प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के स्वरूप में है। तो अलग अलग फॉर्म्स है प्रोडक्शन के, जिसके लिए ये सभी जो पालतू जानवर है वो पूरे भारत में पाले जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि ये सभी प्रोडक्शन जो इंडिया में हो रहा है ये बहुत सारे लोगों के इनकम का, आय का एक मुख्य जरिया भी है। बहुत सारे लोगों का ये इनकम या आय का सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। आफ्टर एग्रीकल्चर, खेती के बाद सबसे अहम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अगर कोई है तो वो यही इन्हीं जानवरों को पाल के उनसे मिलने वाले उत्पाद को लेकर बहुत सारे लोगों की उपजीविका जो है वो भारत में चलती है। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है इंसानों के बाद, और ये अगर इकोनॉमिकल पर्पस के लिए, मतलब फायदे के लिए अगर इनका रियरिंग या इनका पालन पोषण जो है किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इन सभी जानवरों से रिलेटेड कुछ ऐसी समस्याएं भी आती होंगी जो भी इन जानवरों को पालते हैं। और अगर समस्याएं है तो उन समस्याओं के लिए समाधान की जरूरत भी है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा जो बायोफिट ये जो ब्रांड है ये हमेशा समस्या और समस्या के समाधान के ऊपर काम करते हैं हम लोग। तो जहां पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो सकती है अवेलेबल, तो उसके समाधान के तौर पर हमने हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है। थोड़ा सा अलग हटके रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम हमेशा करते हैं, और कुछ यूनिक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स देने का प्रयास जो है वो नेटसप हमेशा करता है। इसी श्रृंखला में हम इस बार पेटवेट रेंज में, वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट पेटवेट रेंज में था ही, जो आप सभी को ऑलरेडी पता है। और इस प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है एडवांस कैटल फीड सप्लीमेंट। सो एडवांस कैटल फीड सप्लीमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी, हम इसको भली भांति जानते हैं। पहले सीएफसी या सीएफसी प्लस इस रेंज में ये प्रोडक्ट हम लोग दे रहे थे। फिलहाल हम लोग इसको एडवांस कैटल फीड सप्लीमेंट के तौर पर दे रहे हैं। और ये प्रोडक्ट क्योंकि हालांकि मार्केट में बहुत समय से ऑलरेडी है, और इसमें एक ही अपग्रेडेशन जो हमने यहाँ पे किया है वो है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो थी प्रोडक्ट की वॉल्यूम को लेकर, वो कुछ किसानों का कहना था कि हमारे पास बहुत सारे पालतू जानवर है तो हमें एक बड़ा पैकेजिंग चाहिए। और कुछ किसानों का कहना था, जो मार्जिनल फार्मर है, हमारे पास एक या दो ही पालतू जानवर है, गाय भैंस है, तो हमें थोड़ा सा छोटा पैक चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक छोटा, मतलब 250 ग्राम का एक पैक यहाँ पे लॉन्च किया है, और एक बड़ा मतलब 1 kg का पैक यहाँ पे लॉन्च किया है। इस प्रोडक्ट के बारे में क्योंकि हम लोग ऑलरेडी विस्तृत में जानते हैं, या फिर अगर कोई नहीं जानता है तो इसके लिए अलग से ट्रेनिंग हम लोग लेंगे। अभी हम लोग जो फोकस करने वाले हैं वो पूरा फोकस हमारा है हमारी नए 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। सो बेसिकली हम ये जो पेट या पेट की बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से जानवर यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो हम बात कर रहे हैं कैटल्स की, तो कैटल्स में गाय और बैल ये दोनों भी आते हैं। मतलब अगर फीमेल में कैटल के अगर देखते हैं तो गाय है, मेल में बैल है, जो किसान औसतन उनके घर में होते हैं। उसके बाद बफेलोज में अगर बात करते हैं तो भैंस है, भैंसा है। उसके बाद शिप मतलब भेड़, गोट मतलब बकरियां, बहुत सारी जगह पे हॉर्सेस भी पाले जाते हैं उत्पादन के लिए। उसी के साथ साथ खरगोश, पिग्स मतलब सुअर, और घर में पाले जाने वाले कुत्ता या बिल्ली मतलब डॉग्स या कैट्स। ये सभी प्रकार के जो पेट है, पालतू जानवर है, इन सभी पालतू जानवरों के अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए हम जो 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें से सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है पेट वेट शैम्पू। सो अभी ये पेट वेट शैम्पू, ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है दोस्तों, क्योंकि इस प्रोडक्ट की बेसिकली जरूरत क्या है।
इस प्रोडक्ट की जरूरत की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो भी पालतू जानवर हम लोग पालते हैं, फिर वो घर के अंदर कुत्ता या बिल्ली हो, घर के बाहर गाय भैंस बकरी शीप गोट, ये सभी जानवरों के बाहरी शरीर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बाल होते हैं इनके शरीर के ऊपर, और हम इन्हें जिस जगहों पर बांधते हैं, इनके जो शेड होते हैं, कैटल शेड जो होते हैं, इन शेड्स में जो हाइजीन है, जिस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए, भारत में औसतन अगर हम लोग देखते हैं तो उतनी अच्छी मात्रा में हाइजीन जो है वो नहीं रखा जाता, और इसकी वजह से इन सारे जानवरों के शरीर पर बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स बैठते हैं। एक्टोपैरासाइट मतलब ऐसे जीव जंतु जो बाहर से उसके शरीर पर बैठते हैं। अभी ऐसे कौन कौन से एक्टोपैरासाइट होते हैं जो इन जानवरों के शरीर पर बैठते हैं? अगर आप गाय भैंस बकरी भेड़ या इन सारे जानवरों के बारे में बात करते हैं, तो इनके शरीर पे कुछ फ्लाइज मतलब मक्खियां बैठती है, इनके शरीर पे कुछ टिक्स, लाइसेस मतलब जूस और माइट्स और अन्य बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं, ये बैठते हैं। इसी के साथ साथ वहां पे जहां पे हम लोग इन जानवरों को बांधते हैं, वहां पे बहुत बार नमी या ह्यूमिडिटी होने की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो एक्टोपैरासाइट्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, इनकी ग्रोथ जब इन जानवरों के शरीर पर होती है, तो इससे इन जानवरों के बाहरी शरीर के ऊपर बहुत सारे विपरीत परिणाम, जिनसे इस जानवरों को नुकसान हो सकता है, ऐसे नुकसानदायक बहुत सारी चीजें ये टिक्स माइट्स लाइसेस फ्लाइज इन सब की वजह से हो सकती है। तो ऐसा क्या हो सकता है इन सारे एक्टोपैरासाइट्स की वजह से? तो ये जितने भी एक्टोपैरासाइट्स है, ये एक्टोपैरासाइट्स बेसिकली, इनमें से कुछ एक्टोपैरासाइट्स है जो इन जानवरों का खून चूसने का काम करते हैं। इनमें से बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स है, जैसे कि मक्खियां हो गई, ये इस जानवरों को रेस्टलेस करने का काम करते हैं, मतलब जो शांति है उस शांति को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं इन जानवरों की, तो उनको रेस्टलेस करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ एक्टोपैरासाइट ऐसे हैं जो इन जानवरों के शरीर में अलग अलग रोगों का प्रसार करने में मदद करते हैं, मतलब ये वेक्टर की तरह काम करते हैं। बहुत सारे डिसीजेस है, रोग है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम भी ये एक्टोपैरासाइट्स की वजह से होता है। और इन सब की वजह से हमने जो ये जानवर जो किसान पाल रहा है, जो या तो दूध या तो मांस या तो एनर्जी के लिए उसका संगोपन किया जा रहा है, इसका जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो कैसे कैसे इम्पैक्ट आता है? तो बेसिकली ये जो बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स हैं, इनकी वजह से बहुत बार जानवरों में एनीमिया जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। एनीमिया मतलब क्या? एनीमिया मतलब खून की कमतरता। तो अगर ये एक्टोपैरासाइट जानवर का खून चूस रहे हैं, तो इन जानवरों में खून की कमी महसूस होती है, और अगर ये खून की कमी हो गई तो जानवर वीक फील करेगा। वो जो भी चीजें खा रहा है, उन खाए हुए चीजों से जो प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब दूध मांस या एनर्जी का, उसकी जगह ये सभी जो खाना है, ये दोबारा जो रक्त है उसकी निर्मित में चला जाएगा। इससे प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट होगा, और एनिमेटिक कंडीशंस भी, जानवरों में खून की कमी जानवरों में महसूस होगी। खून की कमी होने की वजह से वीकनेस आएगा। इसी के साथ साथ जानवरों को इरिटेशन होगा, बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन जानवरों में हो सकते हैं। इन सभी एलर्जिक रिएक्शन के साथ साथ कभी कभार ये जो इतना सीवियर हो सकता है कि जानवर की डेथ तक भी सिचुएशन आ सकती है, और ये एक सीवियर लेवल पे भी पहुंच सकता है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत सारे डिसीजेस को, पैथोजेंस को ट्रांसमिट करने का भी काम करता है, जिसकी वजह से जानवरों में डिसीजेस भी उत्पन्न हो सकते हैं, रोग भी पैदा हो सकते हैं। इसी के साथ साथ ये जानवरों में अलग लेवल का इरिटेशन पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से वो जो इरिटेशन है, वो इरिटेशन एक तो जानवर का जो वजन है वो कम करने में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, मतलब जानवरों का वजन जो गेन करना चाहिए वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी के साथ साथ मील
जो दूध देने की क्षमता है जानवर की, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर उसके शरीर पे ये बाहरी जीवाणु अगर है, एक्टोपैरासाइट्स अगर है, इन्फेक्शन अगर है, तो बहुत बार जानवर जो खाना खाता है, ग्रेजिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, बहुत बार उसको या तो हमारे जो शेड है उसके अंदर उसको खाना देते हैं, या फिर कभी कभार उसको बाहर लेके जाते हैं जहां पे वो घास वगैरह चरता रहता है, ग्रेजिंग करता रहता है। ये जो ग्रेजिंग करता है वो जानवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो खाने का समय है उसके लिए आ, उस खाने के ऊपर, ग्रेजिंग के ऊपर कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एक्टोपैरासाइट्स ये ग्रेजिंग डिस्टर्ब हो जाता है, खाने की जो उसकी प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो मन लगा के खाना नहीं खाता। और अगर मन लगा के खाना नहीं खाया तो अधूरा पेट जो जानवर रहेगा उसकी वजह से अल्टीमेटली उसके प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। इतना ही नहीं, जब वो खाना खाता है जानवर में, देखो हम ऐसे जानवरों की बात कर रहे हैं मैक्सिमम जो कि रूमिनेंट्स है। रूमिनेंट्स मतलब क्या? रूमिनेंट्स मतलब हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं जुगाली करने वाले जानवर। मतलब नॉर्मल केस में ये जो रूमिनेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब उसके सामने खाना होता है तो वो खाना एक ही समय में सब खाना खा लेते हैं। तो हमने अक्सर देखा होगा कि ये जानवर जो है वो खाना चबाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो एक बार में खाना थोड़ा सा चबा के खा लेते हैं। और उसके बाद उनकी जुगाली की प्रक्रिया जब होती है, रेस्टिंग फेज में रूमिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें वो खाना वापस एक बार वो चबाते हैं, ताकि उनकी जो चयापचय की प्रोसेस, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। तो वो उनका हमारे तरह नहीं है, हम पहले खाना खाते वक्त ही हमें चबाना पड़ता है, पेट में जाने के बाद हम उसके ऊपर चबाने की प्रोसेस नहीं कर सकते। लेकिन रूमिनेंट्स में ये प्रोसेस होती है जब वो रेस्टिंग फेज में है। मतलब वो, आपने देखा होगा खाना खाने के बाद जब वो जानवर शांति से बैठा है तो वो क्या करता है, वो अपना मुंह हिलाता रहता है, तो उसका रूमिनेशन का प्रोसेस जो है, जुगाली का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अगर उसके शरीर पे एक्टोपैरासाइट है तो उस समय वो रेस्टलेस रहेगा, वो अपनी पूंछ हिलाता रहेगा, वो अपनी गर्दन हिलाता रहेगा, क्योंकि ये सारे जानवर उसके शरीर में उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये जो पैरासाइट्स है वो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसमें उसकी जो ये रूमिनेशन की प्रोसेस है, जुगाली करने की जो प्रक्रिया है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर ये रूमिनेशन प्रॉपर नहीं होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है उसके डाइजेशन पे आने वाला है। अन्न जो है वो सही प्रक्रिया, सही प्रोसेस से उसका पचन नहीं होगा, और अगर पचन प्रॉपर नहीं होगा तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है प्रोडक्शन के ऊपर आने वाला है। जो एनर्जी फॉर्म होने चाहिए, जो दूध तैयार होना चाहिए, जो मांस तैयार होना चाहिए, वो सही मात्रा में या सही तरीके से नहीं होगा। और इन सभी कारणों की वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी लेवल है इस जानवर की, वो धीरे 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 क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो वो शायद किसान वो देख पा रहा है लेकिन महसूस नहीं कर पा रहा है कि मेरा जो एक जानवर है, ये जो गाय है, ये भैंस है, इसकी दूध देने की जो हाईएस्ट क्षमता है, इसकी मांस प्रोडक्शन की जो हाईएस्ट क्षमता है, इसकी जो एनर्जी, मतलब बैल अगर हम लोग देखते हैं या घोड़ा अगर हम लोग देखते हैं, तो ये बेसिकली क्यों है, तो ये बेसिकली एनर्जी के लिए है। तो उसकी जो एनर्जी लेवल जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं रह रही है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो किसानों की आर्थिक आय पर आ रहा है। दूध कम होगा, मांस कम होगा, एनर्जी कम होगा, तो इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लॉसेस हो रहे हैं, और जो एनिमल वेलफेयर है वो भी कॉम्प्रोमाइज है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स अगर हम इकट्ठा करें तो इन सभी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो है ये जानवरों के शरीर पर बाहर से बैठने वाले एक्टोपैरासाइट, और उसी के साथ साथ जो फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस जानवर को हो रहे हैं। तो क्या इन सभी पालतू जानवरों को इन सभी एक्टोपैरासाइट से बचाना जरूरी है? क्या ये फंगल माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो है इसको कम नियंत्रित करना जरूरी है? तो ये 100% जरूरी है। अगर ये होता है तो वो जानवर जो है वो उसका प्रोडक्शन अच्छी तरीके से कर पाएगा। और यही समस्या जो है इन पालतू जानवरों की, इसको आइडेंटिफाई करके हम एक बहुत ही यूनिक, बेहतरीन और एक इफेक्टिव प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आया है, नेटसप लेकर आया है, उसका नाम है पेट वेट शैम्पू। सो हम सबको पता है, हम रोज सुबह इंसान की अगर बात करते हैं, देखो हम ये पूरा प्रेजेंटेशन जब हम लोग देख रहे हैं या ये जो नॉलेज हम लोग ले रहे हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम इंसान भी एक एनिमल है, और हम जिन जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं, पालतू जानवरों के, वो भी एनिमल है। तो जिस तरीके से हम है वैसे ही ये जानवर है। तो अगर आप एज ए इंसान अगर
8-10 दिन 15 दिन ना नहा हो, अपनी पर्सनल हाइजीन अगर आप नहीं रखोगे तो क्या होगा अल्टीमेटली। आप अगर पर्सनल हाइजीन नहीं रखोगे तो आपके शरीर के ऊपर भी ये बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स आ जाएंगे, आपको भी ये डिस्टर्ब करेंगे, आपकी भी प्रोडक्टिविटी लेवल को, ये जो काम करने की क्षमता है उसको कम करेंगे। तो यही जानवरों के साथ भी होता है। तो क्या हमें इन जानवरों की भी जो पर्सनल हाइजीन है, एक्सटर्नल हाइजीन है, इसको रखना जरूरी है? 100% जरूरी है। क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ और एक प्रॉब्लम जो जानवरों में आता है वो होता है उनकी जो बाहरी त्वचा है, वो त्वचा धीरे 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 इन सभी एक्टोपैरासाइट्स की वजह से उसमें एक डलनेस आ जाता है, उसकी जो चमक होती है, शाइनिंग होती है, वो निकल जाती है। बहुत बार बालों का झड़ना इन जानवरों में दिखाई देता है। तो अगर ये बाल झड़ रहे हैं, इस त्वचा में चमक नहीं है, शाइनिंग नहीं है, तो क्या होगा? तो बेसिकली इस जो जानवर हम लोग पालते हैं, बहुत बार ये किसान जानवर पालता है एक प्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद एक समय के बाद वो ये जानवर मार्केट में बेचता भी है। तो जब ये मार्केट में बेचने के लिए जाएगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली उसको जो रेट मिलना चाहिए, क्योंकि उसका जो जानवर है उसका पर्सनल हाइजीन अगर नहीं है, उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे एक्टोपैरासाइट है, तो उसको जो प्राइस मिलने वाला है, रेट मिलने वाला है, वो भी कम मिलेगा। तो यहाँ पे भी किसान का नुकसान होगा। तो इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमें इस जानवर की पर्सनल हाइजीन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए ही हम एक बहुत ही यूनिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक हर्बल एक्सट्रैक्ट के साथ प्रोडक्ट लेकर आए हैं। बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है ये एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के साथ आता है, जो जानवर की बाहरी स्किन को सुधारने का काम और उसके जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने अभी डिस्कस किए उसको नियंत्रित करने का काम यहाँ पे करता है। ये एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है जिसमें बायोसर्फेक्टेंट्स का और कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट, वाइटल हर्बल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया। तो बेसिकली ये एनिमल्स के, पालतू जानवरों के स्किन के लिए बनाया गया है। तो ये क्या करेगा? तो हमने जितने भी प्रॉब्लम्स अभी देखे, ये सभी प्रॉब्लम्स को नियंत्रित करने का काम करेगा। ये जानवर के शरीर के ऊपर बाहरी जो ये पैरासाइट्स आ रहे हैं, टिक्स, माइट्स, वाइसेस, फ्लाइज, इनको नियंत्रित करने का काम करेगा। मतलब देखो एक सिंपल चीज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं एक जानवर के शरीर पर बाहरी उसकी जो स्वच्छता है, हाइजीन है, उसको ना रखने से, तो अगर पहले से हम लोग एक जानवर को अच्छी तरीके से उसकी एक्सटर्नल हाइजीन को अगर ध्यान देते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम आएंगे ही। तो क्या हम किसान को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई तू वैसे ही अपने जानवर को कभी कभार महीने में एक बार पानी से या अन्य किसी प्रोडक्ट्स के माध्यम से उसको साफ रखने का कोशिश करता है, तो हम उसको एक ऐसा हर्बल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जिसका यूज करने से उसके शरीर के ऊपर बाहरी जो सभी एक्टोपैरासाइट्स है उनको कंट्रोल करने में ये मदद करेगा। अगर उसके शरीर पे कोई एलर्जी है, इरिटेशन है, या कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है, तो इसको भी कंट्रोल करने का काम ये प्रोडक्ट करेगा। स्किन को अलग लेवल का मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा, स्किन में एक अलग लेवल की शाइनिंग लाने का काम करेगा। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए उसको तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, उसी के साथ साथ उस जानवर के शरीर के ऊपर एक अलग ग्लो लाने का काम जो है ये प्रोडक्ट यहाँ पे करने वाला है। सो बेसिकली ये जो शैम्पू है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से एक हर्बल प्रोडक्ट है। इसमें नीम, सिट्रोनेला, यूकैलिप्टस, कुछ बायोसर्फेक्टेंट्स और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल किया गया। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस भी यूज किया गया है। तो ये जानवर को जो इसका स्मेल है ये जानवर को इरिटेट नहीं करेगा। ये एक बहुत ही अच्छा स्मेल या फ्रेग्रेंस इस प्रोडक्ट में है, जिससे ये जानवर जो है वो इस फ्रेग्रेंस से भी थोड़ा सा रेस्टलेस है तो शांत हो जाएगा। उसी के साथ साथ टिक्स, माइट्स, लाइट कंट्रोल हो रहे हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो अल्टीमेटली ये जानवर जो है उसका रेस्टलेसनेस जाएगा, वो शांति से जुगाली कर पाएगा और प्रोडक्शन जो है उसका 100% यहाँ पर बढ़ने वाला है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल एक शैम्पू है। देखो आज की डेट में किसान क्या कर रहा है, आज की डेट में किसान, ज्यादातर किसान जो मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, या तो मार्केट में जो इंसानों के लिए यूज किए जाने वाले शैम्पूज है वो शैम्पूज का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है,
जो कि केमिकल से भरे हुए। तो ये बेसिकली इंसानों के लिए बनाए गए शैम्पूज जो है वो जानवरों के लिए, जानवरों के इस्तेमाल के लिए वैसे तो एडवाइजेबल नहीं है। या फिर बहुत बार मैंने देखा है कि कपड़े धोने के साबुन या इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स ये जानवरों के शरीर को धोने के लिए साफ यूज किए जाते हैं। तो हम एक बहुत ही इफेक्टिव हर्बल सॉल्यूशन किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पालतू जानवरों को, या घर में हमारे अगर कुत्ता बिल्ली तो उनको साफ करने के लिए पेट पेट शैम्पू के माध्यम से। तो हमें करना क्या है, अपने जानवर को पहले तो पानी से नहलाना है, उसके बाद 1 लीटर पानी लेना है और उस 1 लीटर पानी में रफली 10 ml 10 ग्राम पेट वेट शैम्पू उसमें डालना है और उस पानी को अच्छे से मिला लेना है। और फिर स्पॉन्ज के माध्यम से या लूफा के माध्यम से हमें ये जानवर के मुंह की तरफ से पूंछ की तरफ इस शैम्पू को अप्लाई करना है। क्योंकि अगर हम मुंह से लेकर पूंछ की तरफ इस शैम्पू को अप्लाई करते जाते हैं तो बालों की विपरीत दिशा में ये अप्लाई हो जाएगा, मतलब बालों के रिवर्स डायरेक्शन में इसको अप्लाई करना है। और मुंह से लेकर पूंछ तक जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो इस प्रोसेस में रफली 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो अप्लाई करने के बाद 5 से इसको अच्छे से स्क्रब कर लेना है, इसका झाग होगा अच्छे से, अच्छा सा फ्रेग्रेंस आएगा। और रब करने के बाद 8 से 10 मिनट 10-15 मिनट इसको रखना है और उसके बाद हमें दोबारा इस जानवर को नॉर्मल पानी से धो देना है और फिर उस जानवर को हम लोग छांव में खड़ा कर सकते हैं। ऐसा हमें वैसे तो एडवाइजेबल है कि पॉसिबल है तो रोज ही जानवर को हम नहलाएं, क्योंकि इंसान रोज नहलाता है तो जानवरों को रोज नहलाने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एडवाइजेबल अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार तो पेट वेट शैम्पू के माध्यम से इस जानवर को साफ करना, धोना, ये उस जानवर की ओवरऑल एक्टिविटी लेवल और जितने भी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए उससे इस जानवर को हम लोग बाहर लेके आ सकते हैं। ये जो पेट वेट शैम्पू है ये पूरी तरीके से क्लिनिकली ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमने इसे OECD स्टैंडर्ड्स के ऊपर गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस में रिनोड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इसका टॉक्सिसिटी ट्रायल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये किसी भी प्रकार से उस जानवर के लिए नुकसानदायक नहीं है। अगर वो ये उसको चाट लेता है या मुंह में भी चला जाता है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं तो जानवरों की एक नॉर्मल प्रोसेस होती है कि वो चाटना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर वो चाट भी लेता है तो उसको कोई भी इम्पैक्ट, हार्मफुल इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, या फिर आंख में भी चले जाता है तो भी कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट आने वाला नहीं। हाँ, इसमें सिट्रोनेला है, यूकेलिप्टस है, तो नॉर्मली भी आप नॉर्मल शैम्पू भी हमारे अगर आंख में चला जाता है तो थोड़ा सा जलन होती है, तो एक हल्का सा जलन महसूस हो सकती है, लेकिन इससे कोई नुकसान जो है उस जानवर को होने वाला नहीं है। क्योंकि मार्केट में जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है वो क्या है, तो वो केमिकल से भरे हुए हैं। तो ये अगर केमिकल वो चाट लेता है तो उससे उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट से उसको कोई भी नुकसान होने वाला नहीं। आपका एक सवाल मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ, क्या अगर वो जानवर को कुछ जख्म हुई है, वुंड है, कट हुआ है या कुछ इन्फेक्शन है तो उस जानवर के ऊपर ये यूज कर सकते हैं क्या? तो ये 100% यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नीम है, सिट्रोनेला है, यूकैलिप्टस है। तो इन सब की वजह से और एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की होने की वजह से उसकी जो जख्म है वो जल्दी से भर के निकलने में भी ये मदद कर सकता है। सो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट किसानों के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है इस प्रोडक्ट की तो वो है इसकी प्राइस। ये 500 ग्राम के पैकेजिंग में है, आधा किलो के पैकेजिंग में है, और इसका MRP मात्र 550 रुपया है। और आप सभी को पता है कंज्यूमर ये 25% डिस्काउंट में अवेल करता है। तो अगर एक इस्तेमाल के लिए ये 10 ग्राम लगने वाला है एक बार जानवर को साफ करने के लिए, तो रफली ये एक बॉटल जो है पेट वेट शैम्पू की ये 50 एप्लीकेशंस के लिए यूज की जाने वाली। यू कैन इमेजिन 50 एप्लीकेशंस एक सिंगल जानवर के ऊपर एक बॉटल से हम लोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो है ये जेल फॉर्म में है, नॉर्मल हम लोग शैम्पू जो यूज करते हैं इन्हीं के फॉर्म में है। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमें इसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। हालांकि इसी के साथ एक प्रिकॉशन हमें बतानी है किसानों को कि थोड़ा सा वो जहाँ पे अपने जानवरों को रख रहे हैं उस एरिया को कुछ हद तक अगर वो साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, वहां पे गीलापन थोड़ा सा कम रखने की कोशिश करते हैं, तो इससे भी एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि नॉर्मली
जो दूध देने वाले जानवर है वो ऐसे गीले जगह पे जब बैठते हैं और ऐसे एक तो पैरासाइट जब आते हैं तो इनका इन्फेक्शन जो है वो ज्यादातर अडर एरिया में, मतलब जो जिसको हम थन बोलते हैं गाय या भैंस का, उस एरिया में ज्यादातर इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत बार मस्टाइटिस जैसे जो डिसीजेस है वो भी वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम शैम्पू के माध्यम से इसको एक्सटर्नल क्लीन भी रख सकते हैं कुछ हद तक। ये जो मस्टाइटिस जैसे जो डिसीजेस है उनको वो ना आए, इसके लिए भी हम यहाँ पे जानवरों को मदद कर सकते हैं, किसानों को मदद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपने बेहतरीन तरीके से समझा है और इसका ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हम लेके जाएंगे। किसानों तक क्या, हर घर में जहाँ पे कुत्ता बिल्ली भी पाले जाते हैं उन तक भी ये प्रोडक्ट अच्छे से हम लोग यहाँ पे पहुंचा सकते हैं। और रफली मैंने आपको पहले ही बताया कि 50 करोड़ से ज्यादा कैटल्स पूरे भारत में है। हम इसमें से 10% भी अगर पहुंचते हैं तो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस हम इस माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग नेटसप के डायरेक्ट सेलर है और आप सोल इस प्रोडक्ट को एज ए बिजनेस के तौर पर यहाँ पे जानने के लिए आया है। तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस पोटेंशियल वाला प्रोडक्ट नेटसप आपको इस माध्यम से देगा। दूसरा जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस श्रृंखला में जो नेटसप इंट्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोडक्ट है नो स्ट्रेस। तो बेसिकली इस प्रोडक्ट का नाम है पेट वेट नो स्ट्रेस। सो इसके नाम में ही थोड़ा सा मजा है कि आप कहेंगे सर स्ट्रेस और जानवर इनका क्या रिलेशन है। तो यस, देखो मैंने पहले ही कहा कि इंसान और जानवर, इंसान भी एक जानवर है तो उन्हीं की तरह कोरिलेशन है हम दोनों में। तो अगर हम भी कभी अगर स्ट्रेस में होते हैं, अब देखिए अगर इंसान कभी स्ट्रेस में है तो क्या होता है, अगर हम स्ट्रेस में है तो हम अपनी जो काम है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। और अगर जो काम हम लोग कर रहे हैं, अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ तो क्या होगा, मैं आप जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ठीक से डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जो प्रोडक्शन यहाँ पे देना चाहता हूँ वो नहीं दे पाऊंगा। यही जानवरों में भी होता है। सो जानवरों को भी अलग अलग तरीके से स्ट्रेस आता है और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम जानवरों में दिखाई देते हैं जो हम शायद आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर आता है। इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं किसान के। और ये लॉसेस कैसे हो सकता है, ये स्ट्रेस कैसे आता है जानवरों में। तो जानवरों में, क्योंकि देखो जानवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से स्ट्रेस जो है वो यहाँ पे आता है। तो कैसे स्ट्रेस आता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये जानवर हाँ हेल्दी है, मतलब कि किसान को अगर आप पूछोगे तो आपका जानवर हेल्दी है या नहीं, इसको आप कैसे जज करते हैं। तो किसान तीन ही पैरामीटर चेक करता है, जनरली तीन पैरामीटर चेक किए जाते हैं क्या। तो वो चेक करता है कि वो बीमार दिख रहा है क्या, ठीक है, सिकनेस पैरामीटर यूज किया जाता है, बीमार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। भी बीमार दिख रहा है तो इसका भी दो ही पैरामीटर्स है, वो देखेगा कि इसको मतलब बुखार है क्या, हाथ से पानी वगैरह आ रहा है क्या, तो वो बुखार वगैरह है क्या वो देखेगा, या तो फिर उसका जो गोबर है उसको देख के वो बीमार है क्या इसकी जानकारी लेने की कोशिश जो है वो किसान करता है। तो गोबर अगर बहुत ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, उसमें स्मेल आ रहा है अलग से, या जो खा रहा है जानवर वो गोबर में वैसे की वैसे जा रहा है, तो इसका मतलब हम मानते हैं कि वो जानवर की सेहत जो है खराब हो गई। तो या तो हम उसकी हेल्थ जो है वो उसके सीकनेस के ऊपर, मतलब उसकी अ, आरोग्य के ऊपर देखते हैं, या फिर उसकी खाने की जो पैटर्न ईटिंग हैबिट्स है उसके ऊपर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि जानवर हेल्दी है या नहीं है, सही से खा रहा है नहीं खा रहा है, या फिर उसका बिहेवियर कैसा है। जब उसको हम लोग कैटल शेड में रख रहे हैं तो उसका बिहेवियर कैसा है, इसके ऊपर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये जानवर हेल्दी है या नहीं। लेकिन ये सिर्फ तीन ही पैरामीटर्स हेल्थ के लिए देखना, ये शायद थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में उस जानवर के लिए और शॉर्ट टर्म में उस किसान के लिए इकोनॉमिकल लॉसेस की तरफ लेके जा सकता, क्योंकि इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उन जानवरों में काम करता है और वो है स्ट्रेस। अलग अलग कारणों की वजह से जानवर जो है वो स्ट्रेस में रहता है। तो वो कारण क्या होते हैं स्ट्रेस में रहने के, तो देखिए सिंपल चीज है, आप इंसान को, अगर किसी इंसान को अगर बांध के रख दो या फिर अगर जेल में रख दो एक कमरे में, हथकड़ियां बांध के अगर लॉकअप में रख दो, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो इंसान थोड़ा झटपटाएगा,
निकलने की कोशिश करेगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो रेस्टलेस हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्ट्रेस डेवलप होगा, तनाव में आएगा वो इंसान। तो ऐसे अगर एक इंसान को आप बांध के रखने से स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, तो सोचिए कि एक जानवर जो है, वो गाय, भैंस, बकरी, बैल, घोड़ा, इनको हम लोग कंटिन्यूअस बांध के रख रहे हैं। तो जो बंधा हुआ जानवर है, जो हिल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, अपने मन के हिसाब से कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो उसमें नेचुरली एक स्ट्रेस डेवलप हो, वो तनाव में है। लेकिन इसी के साथ साथ और कुछ अन्य कारणों की वजह से भी उसको तनाव आ रहा है। सबसे पहले जो तनाव उसके अंदर आ रहा है, स्ट्रेस जो आ रहा है, वो आ रहा है उसके फूड की वजह से, जो खाना हम लोग उसको खिला रहे हैं। ये खाने की वजह से तनाव क्यों आ रहा है? तो बेसिकली हम जो उसको खाना खिला रहे हैं, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये खाना नॉर्मली वो घास खा रहा है, अ, या फिर हम जो केमिकल्स खेती में यूज कर रहे हैं, उस केमिकल्स से पैदा हुआ जो फॉडर है, वही उसको खिलाया जा रहा है। तो ये बहुत सारे केमिकल्स इस खाने की वजह से, पोल्यूटेड खाना हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये बहुत सारे केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स उस जानवर के शरीर में जा रहे हैं। और अगर ये हार्मफुल केमिकल्स उसके शरीर में जा रहे हैं, ये सिर्फ खाने के माध्यम से नहीं जा रहे हैं, इसी के साथ साथ पोल्यूटेड वाटर वाटर पानी की वजह से भी जा रहे हैं। मतलब हम पानी कहाँ कहाँ से पिला रहे हैं जानवर? या तो वाटर, अभी धूप काल में देखिए, अभी समर आया है ना, तो समर में जो अवेलेबल है वो पानी हम उसको पिला देते हैं। इंसान के लिए तो घर में पानी पीने के लिए आरओ लगा के रखा है, लेकिन क्या जानवर के लिए आरओ का पानी पिलाया जा रहा है? नहीं। उसको कहीं कहीं भी नदी, नहर, नाला, तालाब का पानी जो है वो पिलाया जा रहा है। अब ये नदी, नहर, तालाब, इसमें जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये बहता हुआ बहुत सारी जगह से आ रहा है। इसमें बहुत सारी गंदगी आ रही है, बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं। हम जो खेती में अलग अलग केमिकल यूज कर रहे हैं, वो भी पानी से बहते उसी पानी में आ रहा है। तो ये जो पानी पी रहा है, अभी वो साफ सुथरा है नहीं है, कैसा है, हम सबको पता है। तो ये जो पोल्यूटेड वाटर जब वो जानवर पी रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे पोल्यूटेंट केमिकल्स उस जानवर के शरीर में जा रहे हैं। और ये सारे केमिकल्स, ये सारे पोल्यूटेंट्स जब उसके शरीर में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स एंड दिस केमिकल्स, जो टॉक्सिन्स उसके बॉडी में जा रहे हैं, इसकी वजह से उसके शरीर में एक हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। वो अपने मन मर्जी के हिसाब से खाना नहीं खा रहा है, अपने मन मर्जी के हिसाब से पानी नहीं पी रहा है, उसके शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऊपर से उसके शरीर में बहुत सारे केमिकल्स जा रहे हैं, ये केमिकल्स उसके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को, ये पोल्यूटेंट्स उसके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके हार्मोनल लेवल को इम्बैलेंस कर रहे हैं। और इन सब की वजह से एक स्ट्रेस उस जानवर के शरीर में डेवलप हो रहा है। इसी के साथ साथ हम जिस इन्वायरमेंट में उसको बांध के रख रहे हैं, वो जो कैटल शेड है, वो अगर गंदा है, वहां पे स्मेल आ रहा है। अगर इंसानों को स्मेल आता है, तो क्या जानवरों को स्मेल नहीं आता? आता है 100%। तो उससे भी उसको शायद, देखो आप कहीं एक नाले के पास से गुजर रहे हो, या कहीं पे बहुत सारा गोबर रखा हुआ है, उस एरिया के पास से गुजर रहे हो, तो आप क्या करते हो? नॉर्मल केस में हम लोग नाक के ऊपर रुमाल रख लेते हैं, क्योंकि वो स्मेल आ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमें इरिटेट होने लगता है, इससे हमें स्ट्रेस बढ़ता है। तो वो जानवर को भी स्ट्रेस बढ़ रहा है, ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में हम लोग उसको रख रहे हैं। इसी के साथ साथ थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि उसका जो शेड है वो मोस्टली टिन से बना हुआ है, पत्रे से बना हुआ है। अभी इंसान तो घर में पंखा लगा लेता है, कूलर लगा लेता है, एसी लगा लेता है, लेकिन उसके लिए कोई एसी कूलर पंखा नहीं है। तो उसके ऊपर एक अलग से थर्मल स्ट्रेस भी है, हीट की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। अब हम धूप में चल के जाएंगे, तो जब अचानक से छाव में जाते हैं, रिलीफ मिलता है, लेकिन जब धूप में चल रहे हैं तो स्ट्रेस होता है। सो दीज आर ऑल रीजंस फॉर स्ट्रेस। पोल्यूटेड खाना, पोल्यूटेड पानी, एक गंदा इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहा है जानवर, उसी के साथ साथ थर्मल स्ट्रेस, कभी कभार विंटर है, बहुत ज्यादा ठंडी है, उसमें भी स्ट्रेस आ जाता है, एक्स्ट्रा चिलिंग टेम्परेचर। तो ये अलग अलग कारणों की वजह से वो जो जानवर है वो स्ट्रेस में है। और अब ये स्ट्रेस जब बढ़ता है जानवरों का, हमें दिखाई नहीं देता, ये सारी चीजें तो हमें दिखाई नहीं देंगी। ये तो उसका गोबर कहीं पे खराब नहीं हो रहा है, उसको बुखार नहीं दिख रहा है ना, उसका ईटिंग हैबिट कहीं डिस्टर्ब हुआ नहीं दिख रहा है, उसका बिहेवियर कैटल शेड में शायद ज्यादा बदल नहीं गया है, लेकिन फिर भी वो जानवर बहुत ज्यादा तनाव में है, स्ट्रेस में है। अब ये स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है?
जब ये स्ट्रेस बढ़ता है तो बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ये सेम हार्मोन्स इंसानों में भी काम करते हैं, सिमिलरली इन पालतू जानवरों में भी काम करते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और अहम स्ट्रेस हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। तो ये कॉर्टिसोल लेवल जो है इसका जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है जानवर के मिल्क प्रोडक्शन से। यस, अगर वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए आप जानवर यूज करते हो कर रहे हो तो ये कॉर्टिसोल लेवल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है उसके दूध प्रोडक्शन से। अगर ये कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, तनाव का ये हार्मोन जो है शरीर में बढ़ेगा जानवर के, तो अल्टीमेटली उसका डायरेक्ट इंपैक्ट उसके मिल्क प्रोडक्शन पे आएगा। कुछ किसान को पता भी नहीं चल रहा है कि यार ये जानवर अलग अलग स्ट्रेस की वजह से उसका मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, वो जो पूरी मात्रा में देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है, उसका मांस प्रोडक्शन कम हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन कम हो रहा है, बिकॉज ही इज इन स्ट्रेस। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, अल्टीमेटली किसान का नुकसान हो रहा है एक स्ट्रेस की वजह से। कॉर्टिसोल है, कॉर्टिकोस्टेरॉन है, एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स है, और फिर और एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन ये तो डायरेक्टली रिलेटेड टू अगेन मिल्क प्रोडक्शन है, या फिर उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जानवर की उससे जुड़ा हुआ। तो अगर स्ट्रेस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन जो है जानवर का कम होगा, अल्टीमेटली उसका बॉडी डिस्टर्ब रहने वाला है। और जो जानवर से हम लोग चाहते हैं, इसलिए अभी देखो एक कंसेप्ट आया है कि वो जानवर को थोड़ा खुले इन्वायरमेंट में रखो। अभी आपको अगर पता होगा तो हमारा ही एक नेटसप का सिस्टम कंसर्न है जिसका नाम है, मतलब हम ये जानवर और उससे रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, मिल्क मिल्क प्रोडक्शन रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का नाम है हैप्पी बेवरेजेस। सो ऐसी जगह जहाँ पे हम गायों को रखते हैं जहाँ पे वो हैप्पी रहे, वो खुले इसमें घूमते रहे, मन चाहा अच्छा पानी पिए, म्यूजिक चलता रहे, गाने सुनते रहे। अभी ये नया कंसेप्ट आ गया है कि किसान वो जहाँ मतलब गाय के शेड में म्यूजिक चलना चाहिए ताकि उसका स्ट्रेस लेवल कम हो। नॉर्मली हम लोग जब स्ट्रेस में होते हैं क्या करते हैं, गाने सुनते हैं। तो ये कुछ तरीके तो हम अपना ही सकते हैं, लेकिन अंदरूनी ये जो स्ट्रेस, खाने से रिलेटेड जो स्ट्रेस है, 90% किसान जो है जिनके घर में एक दो तीन गाय है या छोटे मार्जिनल फार्मर्स है, वो इस तरीके से चीजें नहीं कर सकते। तो इन्हें इनके इन प्रॉब्लम्स को, इस स्ट्रेस लेवल को जानवर के कम करने के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है पेट वेट नो स्ट्रेस। हम चाहते हैं कि भारत का कोई भी जानवर जो है वो तनाव में ना रहे और वो अपने हाईएस्ट प्रोडक्शन लेवल तक पहुंचे, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अल्टीमेटली बूस्ट हो जाए। क्योंकि जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा अल्टीमेटली उसकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी, मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, एनर्जी लो हो जाएगी, वेट लॉस होगा। उसके बाद अगर वो छोटा बच्चा है तो वो प्रीमैच्योर ग्रोथ होगा, उसका मतलब ग्रोथ ठीक से नहीं होगा, वो जिस तरीके से बढ़ना चाहिए क्योंकि वेट प्रॉपर नहीं बढ़ रहा है स्ट्रेस की वजह से, वो वेट गेन नहीं करेगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे डिसीजेस को वो अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमें पता है। इंसानों में हम लोग बहुत बार बोलते हैं, अगर आपके ऊपर बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस ऐसे हैं जैसे हार्ट से रिलेटेड हो गए या फिर डायबिटीज से रिलेटेड हो गए, अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं, इनका मुख्य कारण ये स्ट्रेस है। क्योंकि आप तनाव युक्त जिंदगी, तनाव से भरी हुई जिंदगी जी रहे हो, इसलिए आपको ये बहुत सारे आजार हो रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसीज हो रहे हैं। लाइफ का तनाव कम करो। तो अगर हमारे लाइफ का तनाव कम करने से हम ये बहुत सारे डिसीजेस को रोक सकते हैं, तो अगर ये हमारे अंदर डिसीजेस आ सकते हैं तो ऐसे ही कुछ डिसीजेस जो है वो इन जानवरों के अंदर भी आ सकते हैं तनाव की वजह से। तो ये तनाव कम करना ये हमारे लिए, जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। और इसके बारे में दुनिया, भारत में आज के डेट में तो कोई नहीं सोच रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड यूनिक प्रोडक्ट नो स्ट्रेस जो नेटसप लेके आ रहा है। हम इंसानों की तो केयर करते ही करते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम भारत के सभी जानवरों के भी स्ट्रेस की केयर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट नो स्ट्रेस, क्योंकि इन सभी चीजों के ऊपर सही तरीके से ध्यान ना दिया जाए तो इट में लीड्स टू डेथ ऑफ दैट एनिमल। यस, हो सकता है स्ट्रेस बढ़ता जाए, एनर्जी लेवल कम हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, डिसीज आ रहा है, इट में लीड्स टू डेथ ऑफ द एनिमल। कभी कभार और कुछ कुछ जगह पे हो भी जाता है, लेकिन ये कारण समझ में ही नहीं आता कि अंत तक ये क्यों हुआ। तो इससे बाहर निकलने के लिए, जानवरों की हेल्थ सुधारने के लिए, प्रोडक्शन 100% ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, तो जो हमने अभी तक
इश्यू डिस्कस किए, उनको वैसे तो रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या हम उसकी अंदरूनी कुछ ऐसे चीजें देकर उसकी स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं? तो ये 100% कम कर सकता है। ऐसे एक यूनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नेटसप ने पेटवेट नो स्ट्रेस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो बेसिकली क्या करेगा, तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन उसकी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, उनको नियंत्रित करने का काम करेगा, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करेगा। अल्टीमेटली अगर वो अंदर से स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग होगी, तो स्ट्रेस के साथ टैकल कर पाएगा, अच्छे से हैंडल कर पाएगा। उसी के साथ साथ उसके सारे जो ऑर्गन्स है वो सही तरीके से फंक्शन करना स्टार्ट करेंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो उसके शरीर में है, चयापचय रिलेटेड जो रोग ये डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इनको कुछ हद तक नियंत्रित करने का काम करेगा। इन्फेक्शियस डिसीजेस कंट्रोल करने का काम करेगा। उसकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स है, जो फूड पॉइजनिंग, जो पोल्यूटेड फूड हम लोग पानी पिला रहे हैं, उसको नियंत्रित करने का काम ये करेगा। सो ओवरऑल ये एक जानवर की स्ट्रेस लेवल को कम करते हुए उसकी ओवरऑल हेल्थ जो है उसको एनहांस करने का काम ये प्रोडक्ट यहाँ पे करने वाला है। तो ये जानवरों के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, वरदान के तौर पर काम करने वाला। यस, क्योंकि ये इसके शरीर के सारे ऑर्गन जो है, लिवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, इन सभी ऑर्गन्स को उनकी जो काम करने की उच्चतम क्षमता है उसमें मेंटेन करने के लिए ये मदद करेगा। उसकी जो क्षमता है उनको इम्प्रूव करने का काम करेगा। बहुत बार जानवरों में हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, लीवर के अन्य सारे आजार या हेलमिनेथिक इन्फेक्शंस, मतलब बहुत सारे वर्म्स बॉडी में चले जाते हैं। इन वर्म्स की वजह से वो रेस्टलेस हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इस सारी कंडीशंस में अगर जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, फ्लूक, लीवर के डिसीजेस या फिर हेलमिनेथिक इन्फेक्शंस जैसे डिसीजेस है, इनमें भी उस जानवर की जो जो कंडीशन है उस कंडीशन को इंप्रूव करने का काम ये प्रोडक्ट करने वाला है। एनिमल को हाईएस्ट प्रोडक्शन लेवल तक लेके जाने का काम करने वाला है। और इसके साथ साथ उसका जो अडर है, अडर मतलब मैंने अभी आपको बताया जो दूध देने वाले जानवर है, उन जानवरों में उनका जो थन है उसको सही तरीके से मेंटेन होना चाहिए। इसको प्रमोट करने का, इनहांस करने का काम भी ये नो स्ट्रेस की वजह से होने वाला है। सो अल्टीमेटली हमारा जानवर स्ट्रेस फ्री होगा, उसका हेल्थ अच्छा होगा और प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो किसान का फायदा यहाँ पे मिलेगा। अब ये कैसे होगा, इसमें अलग अलग तरीके के हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। फिर जैसे कि तुलसी हो गया, ब्रिंगा हो गया, कत्था हो गया, गुग्गुल हो गया, या फिर दूध पत्रा हो गया, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स, तुलसी, ब्रिंगा, कत्था, गुग्गल, दूध पत्रा, उसी के साथ साथ कुछ प्रीबायोटिक्स, कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन और कुछ ईस्ट, इनके कॉम्बिनेशन से ये प्रोडक्ट बना हुआ है जो जानवरों के स्ट्रेस लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। अभी ये जो प्रोडक्ट है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये देना कैसे है, मतलब यूसेज कैसे करना है, तो एकदम सिंपल चीज है। जो बड़े जानवर है, फिर वो अडल्ट कैटल हो गया, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, भैंसा हो गया या घोड़ा हो गया, तो इन सभी जानवरों में इन्हें 10 से 15 ग्राम हफ्ते में 2 बार खिलाना है। कैसे खिला सकते हैं इसको, देखो एक सबसे अच्छी चीज क्या है इन सारे प्रोडक्ट्स की, ये सभी प्रोडक्ट जो है वो जेल फॉर्म में। जेल मतलब आप हनी पता है आप सबको, हनी, तो हनी जैसे होता है उस फॉर्म में है। तो ये कोई टैबलेट नहीं है, क्योंकि मार्केट में अगर इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है भी, आगे हम लोग जो प्रोडक्ट देखेंगे उनसे जुड़े हुए, तो वो टैबलेट फॉर्म में। तो आप टैबलेट उस जानवर को खिलाते, बड़ी बड़ी टैबलेट है, जानवर को मुंह में खिलाते हो, वो आधा खाता है आधा फेंक देता है, तो इससे लॉसेस हो जाते हैं। लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली क्योंकि ये जेल फॉर्म में है, तो इसको आप अलग अलग तरीके से खिला सकते हैं। इसको आप पानी में मिला के खिला सकते हैं, इसको आप तो एक रोटी पे लेके फैला के जैसे रोल करके हम लोग बच्चों को खिलाते हैं वैसे जानवरों को खिला सकते हैं। या फिर इसको आप जो जानवरों को हम ये खाना खिलाते हैं, जैसे भूसा खिलाते हैं या कांडी खिलाते हैं, तो उसमें या कोई धान, बहुत सारे अनाज होते हैं उनके, उनका थोड़ा सा जाड़ा जो ये होता है भरड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, उस वो खिलाते हैं। तो इन सब में 10 से 15 ग्राम मिला के मिक्स करके वो आप दे दो, वो एकदम आराम से खा लेगा, मजे से खा लेगा, कोई भी मतलब वेस्टेज नहीं होगा और पूरा पूरा उसके शरीर में जाएगा। एब्जॉर्प्शन लेवल 100% होगा। बिकॉज ऑफ दिस इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है वो पूरी के पूरे अच्छे तरीके से इसको मिलने वाला है।
अगर कोई छोटा जानवर है, जैसे कि कोई बछड़ा है गाय का, भैंस का, या फिर भेड़ है, बकरी है, शीप है, गोट है, तो उसको 5 से 8 ग्राम हफ्ते में 2 बार खिलाना है। तो अगेन बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि 500 ग्राम का ये पैक है, और ये आपका एमआरपी जो है वो सिर्फ 699, मतलब 700 रुपए का आता है। और आपको पता है कंज्यूमर को 25% डिस्काउंट है। अगेन मैं अगर इसको 10 ग्राम के हिसाब से अगर पर यूसेज की बात करता हूं, तो ये एक नो स्ट्रेस का जो पैक है, ये 50 एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, 50 एप्लीकेशन। ट्वाइस अ वीक की अगर हम लोग बात करते हैं, हफ्ते में 2 बार खिलाना है, ऐसे भी अगर बात करते हैं तो 25 हफ्ते, मतलब रफली 6 महीने तक एक जार जो है वो एक जानवर के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगेन हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, वैल्यू फॉर मनी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, नेटसर का जो कोर प्रिंसिपल है वैल्यू फॉर मनी, कि आप जितना खर्चा वो जानवर के ऊपर करोगे उससे ज्यादा आउटपुट ये प्रोडक्ट आपको 100% देने वाला है, फिर वो शैम्पू हो या यहाँ पे हमने देखा हुआ नो स्ट्रेस। तीसरा जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो है पेट वेट डाइजेस्ट। तो अभी हमने देखा बाहर से जानवर को क्लीन किया, फिर हमने देखा कि उसको जो स्ट्रेस आ रहा है, तनाव आ रहा है, उससे उस जानवर को बाहर निकालने के लिए एक प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया। अभी तीसरा प्रोडक्ट जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, पेट वेट डाइजेस्ट। क्योंकि इंसान हो या जानवर, ये पूरा शरीर एक ही प्रोसेस के ऊपर चल रहा है, और उस प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। क्योंकि जो कुछ चल रहा है खाने के लिए चल रहा है। अब खाना जो भी खाते हैं वो कहाँ पे जाता है, मुंह के जरिए जो भी खाना खाया जाता है वो जा कहाँ रहा है, जा रहा है पेट में। फिर पेट में अलग अलग तरीके की प्रोसेसेस होती है उसके ऊपर। फिर पेट में इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये खाना जो है उसकी चयापचय की क्रिया, डाइजेशन की प्रोसेस चलती है। और हम सबको पता है कि अगर खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसका पचन अगर सही तरीके से नहीं हुआ, तो शरीर में जितने भी विकार रोग उत्पन्न होते हैं, इनका हम आयुर्वेद में बोलते हैं ना कि बहुत सारे विकारों का मूल ये आपके पेट में जुड़ा होता है। तो अगर खाना नहीं पच रहा है, अगर वो सही तरीके से नहीं पच रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सड़ रहा है। और अगर वो वहीं पे सड़ रहा है तो अलग अलग रोगों को वो आमंत्रित करता है, जिसमें गैसियस फॉर्मेशन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में, क्योंकि ये जो प्रोसेस चलता है पूरा पेट में, इसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे बॉडी में, बैक्टीरिया होते हैं, जो इस पूरी चयापचय की डाइजेशन की प्रोसेस में मदद करते हैं, इस प्रोसेस को फास्टन करते हैं। तो अगर ये जो हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में कुछ गुड बैक्टीरिया है, कुछ बैड बैक्टीरिया, अगर गुड बैक्टीरिया प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक ज्यादा मात्रा में है तो डाइजेशन अच्छा होगा। अगर उनका प्रमाण कम हो जाता है और बैड बैक्टीरिया का प्रमाण बढ़ जाता है तो डाइजेशन पे इम्पैक्ट आएगा। फिर डायरिया जैसा बीमारी जानवर को हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, हम सबको पता है। अगर जो खाना खिला रहे हो सही तरीके से नहीं आ रहा है तो मतलब प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आने वाला है। दूध कम हो सकता है, मांस प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा। अभी कोई बैल पाल रहा है या फिर कोई भैंसा पाल रहा है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं बैल या भैंसा जो है वो इंसेमिनेशन के लिए पाला जाता है, मतलब ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अभी जब ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए भैंसा पाला जा रहा है या ब्रीडिंग पर्पस के लिए कोई बैल पाला जा रहा है, तो उसमें वो जो एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से स्टोर्ड होना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो इंसेमिनेशन प्रोसेस में जो वीर्य उत्पत्ति है वो अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी की उत्पन्न हो। इसके लिए भी डाइजेशन प्रोसेस जरूरी है। तो आप दूध पकड़ लो, दूध का प्रोडक्शन, मांस का प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, या इंसेमिनेशन पर्पस के लिए कोई जानवर पाले जा रहे हैं, इन सभी केसेस में डाइजेशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। और इंसानों से ज्यादा डाइजेशन के प्रॉब्लम्स ये जानवरों में होने ही वाला है, क्योंकि वो रॉ खाना खाते हैं। अल्दो उनके डाइजेशन प्रोसेस अलग है, उनके शरीर की प्रोसेस अलग है, एसिड्स अलग है पेट के, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा रॉ खाना खाते हैं, और इतना ही नहीं, जो खाना खाते हैं वो जमीन से पड़ा हुआ या जुड़ा हुआ खाना होने की वजह से इस खाने से बहुत सारे पैरासाइट्स भी उनके बॉडी में जाते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शियस फंगस, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया भी शरीर में चले जाते हैं। उनकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो
होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, गट हेल्थ डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की संख्या कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर इम्पैक्ट कहीं पे आता है तो वो होता है पीएच, जो इंटेस्टाइन का पीएच है, क्योंकि ये सारी चयापचय की प्रोसेस कहाँ पे होने वाली है, ये होने वाली है इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन का पीएच लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर ये पीएच लेवल डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब रूमिनेशन डिस्टर्ब हो गया, इन सब जानवरों में स्ट्रेस बढ़ गया, चयापचय प्रॉपर नहीं हो रहा है, और खाना अगर सही तरीके से नहीं पच रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। तो पीएच डिस्टर्ब हो सकता है। इसी के साथ साथ इनका खाना जो है जानवरों का, वो हाईली फाइबरस है, मतलब इनके खाने में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, तो वो फाइबर की है। आप क्या खिलाते हो उनको, या तो सूखा चारा, गीला चारा, जो भी खिला रहे हैं उसमें फाइबर ज्यादा है। और हम सबको बताया, अगर हम फाइबर ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं तो फाइबर डाइजेस्ट इजीली नहीं होती, बिकॉज वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, तो गैसियस ब्लोटिंग, गैसियस फॉर्मेशन की चांसेस ज्यादा होते हैं फाइबर के केस में। तो हाई फाइबर डाइट है उनका, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड वो जानवर खा रहे हैं। तो इन सब कारणों की वजह से, या फिर अगर बॉडी की गुड बैक्टीरिया, मतलब इंटेस्टाइन की गुड बैक्टीरिया कम हो गए, बैड क्वालिटी पानी अगर वो पी रहे हैं, या शरीर में खाने के माध्यम से बहुत सारे पैरासाइट्स या वर्म्स अगर जा रहे हैं, उनका इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सारे पैरामीटर्स उसकी गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डाइजेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डाइजेशन प्रोसेस का डिस्टर्ब होना, इसका मतलब प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आना। तो इन सभी कारणों की वजह से अगर किसानों के पास, जो जानवर पाल रहे हैं, उनके पास एक प्रोडक्ट होना बहुत कंपलसरी है, और वो है पेट वेट डाइजेस्ट। ये प्रोडक्ट जानवरों की, सभी प्रकार के पालतू जानवरों की जो गट हेल्थ है उसके ऊपर डायरेक्ट काम करने वाला प्रोडक्ट है। सो बेसिकली ये क्या करने वाला है, तो ये सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ये शरीर के, क्योंकि इसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक होने वाला है तो ये शरीर के प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है, ये इस प्रोडक्ट के माध्यम से शरीर में जाने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, ये बेसिकली देखो, किसी अगर जानवर में, कैटल में या काफ में डायरिया हो, डायरिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, बैड बैक्टीरिया बढ़ गए, गुड बैक्टीरिया कम हो गए, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कम हो गए। इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, या तो वो बैड बैक्टीरिया को मारो, लेकिन हम कोई इस तरीके से क्यूरेटिव प्रोडक्ट नहीं दे रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डाइजेस्ट के माध्यम से कुछ ऐसे गुड बैक्टीरिया, मतलब आपके पास अगर 10 गुड बैक्टीरिया होने चाहिए, और गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो गई, वो 10 से 5 हो गए, और बैड बैक्टीरिया 10 हो गए, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, आप और 10 गुड बैक्टीरिया ऐड कर दो, ताकि आपकी पॉपुलेशन जो है वो 15 हो गए, जो हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से कर रहे हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ इस प्रोडक्ट के माध्यम से उसका जो इंटेस्टिनल पीएच लेवल है, वो पीएच लेवल बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो एंजाइम्स, जो ये फूड खा रहे हैं, जो डाइजेस्ट होने के लिए टफ है, ये एंजाइम्स के माध्यम से क्या होगा, तो वो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जो पचने के लिए आसान है, क्योंकि हम तो खाना पका के खाते हैं, तो ये फूड जो है वो ऑलरेडी ब्रेक हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, पचा, उसको हम लोग जब पकाते हैं तो हम पेटवेट डाइजेस्ट के माध्यम से कुछ ऐसे एंजाइम्स उस जानवरों के शरीर में डालेंगे, जिससे कि ये जो खाना वो खा रहे हैं, जो पचने के लिए थोड़ा मुश्किल है, इस खाने को वो ब्रेक डाउन करेगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। इसी के साथ साथ इसमें जो कंटेंट है वो लीवर जो होता है जानवरों का, उसका फंक्शन सुधारने में मदद करेगा। और जैसे ही लीवर फंक्शन सुधरेगा, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए बाद में जो उसका अर्क है वो लीवर थ्रू पास ऑन हो जाता है। तो लीवर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। हम जैसे इंसान में लीवर अगर खराब हो गया, या उसको अगर बिकॉज ऑफ वेरियस एसिड्स या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन है उनकी वजह से लीवर के ऊपर इम्पैक्ट आ गया, तो जानवर की ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, और उसका दूध, मांस और एनर्जी प्रोडक्शन में इम्पैक्ट आता है। तो इसमें जो कंटेंट है वो एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोवाइड करेंगे, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया शरीर में बढ़ाएंगे, इंटेस्टाइनल पीएच मेंटेन करने का काम करेंगे, लीवर का फंक्शन सुधारने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे हर्ब्स है,
जो क्या करेंगे, जो जो इंटेस्टाइन है जानवर का, जहां पे ये चयापचय की क्रिया हो रही है, इसका ब्लड फ्लो इंप्रूव करेंगे। अगर उसमें ब्लड ब्लड फ्लो मतलब उसका जो रक्त है सही तरीके से अगर फ्लो हो रहा है, तो चयापचय क्रिया जो है वो प्रॉपर चल रही है। इसी के साथ साथ अगर किसी इंफेक्शन की वजह से इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग है वो अगर डिस्टर्ब हो गया, तो उस इनर लाइनिंग को रिकवर करने का काम भी करेंगे। तो ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, इंटेस्टाइन का अंदरूनी भाग जो है उसको रिकवरी मिलेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, जो खाना है उसका पचन प्रॉपर होने के बाद उसकी शरीर में जो रिकवर एब्जॉर्प्शन है, वो एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। और जैसे एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ेगा, उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा दूध देने की क्षमता के ऊपर, उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा मांस प्रोड्यूस करने की क्षमता के ऊपर, उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा एनर्जी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। तो अल्टीमेटली जो जानवर हम लोग पाल रहे हैं वो सही, जो उसके हाईएस्ट लेवल में परफॉर्म करने का काम यहाँ पे करें। अगर कोई छोटा बच्चा है, बछड़ा है, तो उसका ग्रोथ जो है वो सही तरीके से होगा, क्योंकि वो जो खाना खा रहा है वो सही तरीके से डाइजेस्ट। अगर पेट सही है तो सब सही है, इंसान हो या जानवर। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही कारगर साबित होने वाला है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से ये काम करेगा। इसी के साथ साथ बिकॉज ऑफ दिस वेरियस जो बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए, इसकी वजह से जो दूध आएगा, ये दूध में फैट और एसएनएफ, जो जितने भी यहाँ पे लोग गाय भैंस पालते होंगे या दूध प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उनको पता है कि फैट और एसएनएफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दूध के। इससे दूध का रेट डिसाइड होता है कि मुझे कितना भाव मिलेगा दूध। तो ये फैट और एसएनएफ कंटेंट, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, प्रोडक्शन मिल्क क्वालिटी अच्छा आ रहा है, तो उसमें फैट का मात्रा बढ़ेगा, एसएनएफ की मात्रा बढ़ेगी, है ना। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी अगेन कोई हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं है, बहुत ही इफेक्टिव और यूजफुल हर्ब्स के कॉम्बिनेशन के साथ ये प्रोडक्ट बनाया गया है ना। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हर्ब्स इसमें हमने यूज किए हैं। इसी के साथ साथ प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। इसको कैसे यूज करना है, तो सेम सिमिलर टू नो स्ट्रेस। बड़े जानवर के लिए 10 से 15 ग्राम हफ्ते में 2 बार, और छोटे जानवर के लिए तो बच्चा है या शीप है, गोट है, उसके लिए 5 से 8 ग्राम हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसका इस्तेमाल करना है। अगेन 500 ग्राम का पैकेट है, पैक है। अगर इसको 10 ग्राम के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो 50 यूसेज, मतलब 25 हफ्ते, कम से कम 6 महीने तक ये एक जानवर के लिए 100% यूज किया जा सकता है। और अगर छोटा जानवर है तो और ज्यादा, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव अगेन, कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होगा जानवर के ऊपर, जो होगा सिर्फ और सिर्फ फायदा यहाँ पे होने वाला है। और एमआरपी भी बहुत ही रीजनेबल हम यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रोडक्ट की। अभी बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की, और इस कैटेगरी का आखिरी प्रोडक्ट जिसका नाम है पेट वेट ब्रीड। तो अभी तक हमने देखा, हम शैम्पू के माध्यम से जानवर को बाहर से हेल्दी और खूबसूरत रखने का काम कर रहे हैं। हम नो स्ट्रेस के माध्यम से जानवर को स्ट्रेस फ्री रखने का काम कर रहे हैं ताकि उसका प्रोडक्शन लेवल हायर हो। हम डाइजेस्ट के माध्यम से उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सही रखने का काम कर रहे हैं, चयापचय क्रिया सुधारने का काम कर रहे हैं ताकि वो प्रोडक्शन 100% दे। और इसी के साथ साथ अभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, बहुत बार जानवर जो हम पालते हैं तो जानवरों में उनकी जो रिप्रोडक्टिव क्षमता है, ब्रीडिंग एबिलिटी जो है, वो बहुत मायने रखती है। क्योंकि किसान हमेशा ये देखता है कि अगर मैं गाय पाल रहा हूँ तो उस गाय से मुझे और बच्चे मिले, और उन बच्चों के माध्यम से भी कुछ उत्पादन हो, क्योंकि और उसी के साथ साथ जब रिप्रोडक्शन होगा तभी तो मिल्क प्रोडक्शन होगा। तो मिल्क प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, है ना। सो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो अगर मेल पॉपुलेशन है एनिमल्स की, सॉरी फीमेल पॉपुलेशन है, तो इनमें हमें रिप्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन ये एक्सपेक्टेड है। और मेल पॉपुलेशन जो है इनमें, इनसे हमें इंसेमिनेशन के लिए, मतलब फर्टिलिटी के लिए मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों की जरूरत है। तो फीमेल पार्टनर जिसके लिए यूज किया जाता है, बहुत बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए अलग तरीके से मेल बैल जो है वो यहाँ पे रियर किए जाते हैं, पाले जाते हैं।
और बहुत बार बहुत जगह पे हमने देखा है कि गांव में भैंसा होता है जिसको पाला जाता है। तो ये दोनों जो उसका काम है ये जुड़ा हुआ है, मेल हो या फीमेल हो इनका काम जुड़ा हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानवरों में, सभी प्रकार के जानवरों में, फिर वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, अ, भेड़ हो, सुअर हो, खरगोश हो, अ, फिर घोड़ा हो, या फिर हमारे घर में पाले जाने वाले कुत्ता हो या बिल्ली हो, इन सबकी रिप्रोडक्शन साइकिल को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। अभी इन इन सभी जानवरों में ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है? तो इनमें अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अगर दे रहे हैं तो क्यों, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो क्या ये सच में प्रॉब्लम है? तो 100% प्रॉब्लम है। हम आज मार्केट में देखते हैं कि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, पहले तो हम लोग स्ट्रेस की वजह से, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की वजह से भी इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है रिप्रोडक्शन के ऊपर। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जिनकी वजह से इस रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट आता है। बेसिकली ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है कैटल्स में, इसको ईस्ट्रस साइकिल बोला जाता है। ये 4 फेजों में होता है, 4 अलग अलग फेज में ये ईस्ट्रस साइकिल चलता है। मैं अभी साइंटिफिकली चारों अलग अलग फेजेस के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्के से इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये जो ईस्ट्रस साइकिल है, रिप्रोडक्शन साइकिल जो है जानवरों का, ये ईस्ट्रस साइकिल में सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है एक जो फीमेल है, उसके ईस्ट्रस साइकिल के पहले फेज में, जहां पर हम लोग बोलते हैं कि जानवर हीट साइकिल में आ जाता है। और जब ये हीट साइकिल में आ जाता है तब उसको इंसेमिनेशन करने की जरूरत होती है। तो बहुत बार नेचुरल इंसेमिनेशन किया जाता है, जैसे कि भैंसों में नेचुरल इंसेमिनेशन किया जाता है भैंसे के माध्यम से, या फिर गायों में अभी बहुत जगह पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। तो या फिर भेड़ बकरियों में भी नेचुरल इंसेमिनेशन किया जाता है। तो ये हीट साइकिल जब होता है तो अभी मैक्सिमम जानवरों में एक प्रॉब्लम दिखाई देता है, बहुत सारी रीजंस की वजह से जो हमने अभी तक देखे, स्ट्रेस हो, पोल्यूशन वाला खाना हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो उसके बॉडी का, तो इसकी वजह से ये स्ट्रेस साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, पहला ही। और इससे क्या होता है, इरेगुलर हीट साइकिल आता है। तो अगर हीट साइकिल प्रॉपर नहीं आ रहा है जानवर में तो क्या होगा, तो इंसेमिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इंसेमिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, तो जो प्रेगनेंसी कंसेप्शन होना चाहिए, जो प्रेगनेंसी रहनी चाहिए जानवर में, वो नहीं हो पाएगी या उसमें बाधाएं आ सकती है। अब ये इरेगुलर हीट साइकिल या स्ट्रेस साइकिल का डिस्टर्बेंस ये क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे पहला अहम रीजन है वो है न्यूट्रिशन। हमने इससे पहले देखा प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना, जिसको हम कुछ हद तक हमारे डाइजेस्ट और नो स्ट्रेस के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अहम रोल जो प्ले करेगा न्यूट्रिशन में, वो हमारा एनिमल फीड सप्लीमेंट करने वाला, सॉरी एडवांस फीड सप्लीमेंट करने वाला। लेकिन इसी के साथ साथ मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि इरेगुलर हीट साइकिल की या स्ट्रेस साइकिल डिस्टर्ब करने होने की। तो ये स्ट्रेस साइकिल जहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ का सबसे पहला रीजन है न्यूट्रिशन प्रॉपर ना होना। उसके बाद दूसरा रीजन जो है वो है बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और डिसीजेस, जिसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद बॉडी में अगर कोई दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है तो वो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, या फिर ओवरियन सिस्ट आ गया। हम लोग अभी महिलाओं में देखते हैं बहुत बार पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, इस टाइप के डिसीज फॉर्म होते हैं, फाइब्रॉइड्स डेवलप होते हैं, सिस्ट डेवलप होते हैं। तो ये भी हमने देखा होगा बहुत बार स्ट्रेस की वजह से होता है, या बहुत बार पोल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है, हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। तो अभी हमने देखा जो जो आज रोग बीमारियां ये इंसान को हो रही है, वो सारे रोग बीमारियां जानवरों को भी हो रही है। जानवरों को डायबिटीज हो रहा है, जानवरों में भी मिसकैरेज हो रहा है, जानवरों में भी अभी हम लोग इतना नहीं, कुछ दिनों पहले तो हमने ये भी देखा कि मतलब सीजरियन करके डिलीवरी हो रहा है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम जानवरों में भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, बिकॉज ऑफ अलग अलग डिसीजेस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन होगी। तो क्या होगा, हीट साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, या ओवरी में सिस्ट फॉर्म हो गए तो क्या होगा, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, हीट साइकिल डिस्टर्ब होगा। अगर वो जानवर हीट पे ही नहीं आ रहा है तो
आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक गाय भैंस ये अगर एक साल में एक बछड़ा उसने देना चाहिए, ये अगर नहीं दे रही है तो मिल्क प्रोडक्शन और न्यू प्रोडक्शन वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, और इससे जो किसान है वो इकोनॉमिकल लॉसेस में जा रहा है। तो इससे बाहर निकलना, किसानों को बाहर निकलना, ये हमारा अहम कर्तव्य बनता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है, जैसे हमने पहले देखा हीट स्ट्रेस है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, इन सब की वजह से भी उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल या हीट साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। कारण कोई भी हो, इंपॉर्टेंट ये है कि जानवर का हीट साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, और इसकी वजह से उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो प्रोडक्शन पे आ रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। तो पहला हीट साइकिल डिस्टर्ब हो गया, इसकी वजह से इंसेमिनेशन तक नहीं जा पा रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हीट साइकिल आ भी रहा है, इंसेमिनेशन करने के बाद कंसेप्शन नहीं हो रहा, मतलब गर्भधारणा ही नहीं हो रही है। बहुत बार, अभी हमने बहुत बार देखा है, बिकॉज ऑफ दिस हायर यूसेज ऑफ केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जितने भी किसान यहाँ पे होंगे वो मेरे साथ एग्री करेंगे, पहले एक बार इंसेमिनेशन करने से ही प्रेगनेंसी रह जाती थी जानवरों में, गर्भधारणा हो जाती थी। लेकिन अभी दो दो तीन तीन चार चार बार, बीइंग फार्मर या फार्मर का बेटा होने की वजह से मुझे पता है, मेरे घर में भी गाय भैंस बकरियां पाली जाती है, तीन तीन चार चार बार इंसेमिनेशन करना पड़ता है, नेचुरल आर्टिफिशियल, तब जाके गर्भधारणा होती है। तो इसमें भी एक इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, टाइम जा रहा है किसान का, मिल्क प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन लॉस हो रहा है। अभी इतना सब करने के बाद प्रेगनेंसी रहती भी है तो भी अलग अलग कारणों की वजह से, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो प्रॉपर नहीं है, हेल्दी नहीं है, इसकी वजह से जो बच्चा पैदा होने वाला है, जो चाइल्ड है, वो हेल्दी नहीं हो रहा है, वो सेम क्वालिटी का बच्चा पैदा नहीं हो रहा है जैसी ओल्ड जनरेशन है। तो जनरेशन टू जनरेशन जो ब्रीडिंग है वो वीक होता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब ये कौन से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, तो जैसे इंसानों के शरीर में वैसे जानवरों के शरीर में, यहाँ पे एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऐसे दो हार्मोन, ये वो फीमेल हो मेल हो, इन दोनों के शरीर में इनका प्रॉपर तरीके से हार्मोन डेवलप होना ये बहुत जरूरी है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये एफएसएच क्या कर रहा है, एफएसएच एंड एलएच ये क्या कर रहा है, तो ये दोनों हार्मोन अगर वो फीमेल है तो उसमें ओवरीज को सही तरीके से डेवलप होना, उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के दो हार्मोन्स रिलीज होना, ये फीमेल्स में वो लगातार करते रहते हैं, एफएसएच एंड एलएच। तो अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रहा है तो प्रेगनेंसी प्रॉपर रहेगा, हीट साइकिल रेगुलर आएगा, प्रेग्नेंट अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो मदद करेगा। अब ये अगर ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गई तो क्या होगा, तो सीधा इम्पैक्ट आएगा ईस्ट्रोजन पे, प्रोजेस्टेरोन पे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पे इम्पैक्ट आएगा तो प्रेगनेंसी पे इम्पैक्ट आएगा, प्रेगनेंसी पे इम्पैक्ट आएगा तो ब्रीडिंग पे इम्पैक्ट आएगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आगे चल के जानवरों में हो जाते हैं। मेल में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेल जो है एनर्जी के लिए यूज किया जा रहा है, बैल है तो एनर्जी के लिए यूज किया जा रहा है, घोड़ा है तो एनर्जी के लिए यूज किया जा रहा है, या फिर कुछ बैल या भैंसे जो है वो इंसेमिनेशन के लिए यूज किया जा रहा है। तो इनमें भी ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन सही तरीके से डेवलप करने का काम करेगा। अगर ये डिस्टर्ब होगा टेस्टोस्टेरोन डिस्टर्ब होगा, टेस्टोस्टेरोन डिस्टर्ब होगा एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, अल्टीमेटली इंपैक्ट प्रोडक्शन पे आने वाला है। तो ये मेल हो या फीमेल हो, इन दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और ये सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए नेटसप एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है पेट वेट ब्रीड फॉर बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यस, ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, हर्ब्स और विटामिन का, जो ईस्ट्रस साइकिल को नेचुरल लेवल पे रखने का काम करेगा, उस जानवर की नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस को प्रॉपर मेंटेन करने का काम करेगा, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को सही तरीके से बैलेंस करने का काम करेगा। और इन सब की वजह से हम देखेंगे कि इसको तीन फेज में डिवाइड करते हैं। कौन से, ये प्रोडक्ट बेसिकली तीन फेज में काम करेगा। एक, अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, इनकी अगर बात करता हूँ, या फीमेल हॉर्सेस हो,
तो इनमें ये 3 तरीके से काम करेगा। ये बिफोर प्रेगनेंसी भी काम करेगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी काम करेगा, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी काम करेगा। सो बिफोर प्रेगनेंसी ये क्यों जरूरी है? बिफोर प्रेगनेंसी ये जरूरी है, जैसे मैंने कहा, प्रॉपर हीट साइकिल आए, कम से कम टाइम में इनसे कंसेप्शन हो, मतलब गर्भधारणा हो, गर्भधारणा होने के बाद हार्दिक हार्मोनल लेवल बैलेंस हो गया, गर्भधारणा होने के बाद जो इनिशियल फीटस डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो, ओवरी में जो एग तैयार होना है वो प्रॉपर तरीके से हो, हेल्दी हो, क्योंकि हेल्दी एग विल लीड टू हेल्दी फीटस, बच्चा जो है वो हेल्दी पैदा होगा। तो इसके लिए बिफोर प्रेगनेंसी भी ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रेगुलर न्यूट्रिशन सप्लाई करता रहेगा प्लेसेंटा से, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में हम लोग नाड़ बोलते हैं, प्लेसेंटा, जिससे बच्चा जुड़ा होता है मां से। इससे प्रॉपर न्यूट्रिशन उसके शरीर में जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली 8 से 9 महीने तक पेट में रहेगा। अलग अलग जानवरों के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड होगा। तो ये प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन सप्लाई प्रॉपर करेगा, और जो फर्स्ट जनरेशन हमारा है, मतलब माँ और जो बच्चा है, ये सेम और बेहतर क्वालिटी का हमें मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन सप्लाई प्रॉपर हो रहा है। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन लेवल को बैलेंस करने का काम करेगा। और जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब बच्चा पैदा हो जाता है, मतलब डिलीवरी हो जाएगी, आफ्टर डिलीवरी जैसे हम लोग महिलाओं में देखते हैं वैसे जानवरों में भी है, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी जानवर जो है उसका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इस बिकॉज ऑफ दिस साइकिल इज डिस्टर्ब, उसका हार्मोनल रिकवरी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसका जो ओवरी है, उसका साइज, उसका शेप, उसका पोजीशन सब हिल गया है। अब ये ओवरी जैसे बिफोर प्रेगनेंसी स्टेज में प्रॉपर आना बहुत जरूरी है, हार्मोनल रिकवरी बहुत जरूरी है, और हार्मोनल रिकवरी होने के बाद तुरंत हम लोग देखते धीरे 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 उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। तो जैसे हार्मोनल रिकवरी होगा, उसके बाद दूसरा इमीडिएट इंपैक्ट जो फार्मर देखना चाहता है जानवर में, वो है दूध, जल्दी से दूध निकले, अच्छा दूध हो और प्रोडक्शन बढ़े। तो इसके लिए भी वो हार्मोन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसको आप अगर देखोगे तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ये प्रोडक्ट जो है वो आपको उस सिस्टम को बेहतर करने का काम करेगा। तो इसमें अलग अलग हर्ब्स है, मिनरल्स है, प्रीबायोटिक्स है, जो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको सुधारने का काम या उसको सुधारने के लिए मदद ये यहाँ पे करने वाला है। सो बेसिकली जो यूटेराइन इवोल्यूशन करके एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को सुधारने का काम आपको करेगा। तो दिस इज हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट। अल्टीमेटली ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, कंसेप्शन में सुधार लाएगा, फीटस डेवलपमेंट में ग्रो करेगा, मेल हो फीमेल हो दोनों में उसका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसको हेल्दी रखने का काम ये प्रोडक्ट यहाँ पे करने वाला है। एंड अल्टीमेटली इसका यूसेज जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा, कि बहुत ही आसान है। ये भी हनी फॉर्म में, मतलब जेल फॉर्म में है, हनी जैसे जेल फॉर्म में है, और वो मात्र 10 से 15 ग्राम एक बार एप्लीकेशन करना है, और इसके बाद मतलब हफ्ते में 2 बार इसको यूज करना है, छोटे के लिए 5 से 8 ग्राम। वैसे तो आप पानी में भी दे सकते हैं या रोटी पे भी लाकर दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट मतलब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि सबसे अच्छा तरीका इसको देने का जो है, वो आप जो उसको भूसा या धान के जो पाउडर है वो अगर खिला रहे हैं इसको, तो उसमें मिला के अगर दोगे तो ज्यादा अच्छा है। यस, बिकॉज इसमें हर्ब्स है, तो हल्का सा हर्बल स्मेल होगा इसका, तो लेकिन वो हमारे लिए, जानवरों के लिए उतना वो मायने नहीं करेगा, थोड़ा सा हल्का सा हर्बल स्मेल होगा इसमें। तो अगर इसको हम रोटी से देते हैं तो ये हर्बल स्मेल जो है इसमें, ये थोड़ा सा जानवर महसूस कर सकता है, लेकिन अगर आप इसको भूसा या अलग तरीके के जो चीजें हैं उनमें अगर देते हैं तो उनका खुद का एक स्मेल होता है, तो इसमें ये स्मेल ढल जाएगा। और क्योंकि 10 ग्राम ही है तो क्वांटिटी भी कम है, और जैसे मैंने पहले कहा क्योंकि ये 500 ग्राम का पैक है पूरा, कोई भी छोटी क्वांटिटी में नहीं दिया हुआ है, तो ये कम से कम आपको 50 बार अप्लाई कर सकते हैं इसको, और 6 महीने तक आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी यूज किया जाए। अभी कुछ डाउट्स अभी यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। मेरा जानवर थोड़ा सा बीमार है, उसको कोई दवाइयाँ दे रहे हैं, तो तब ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, अल्टीमेटली मतलब एब्सोल्युटली दे सकते हैं, बहुत ही सेफ है, कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट इसके होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऑलरेडी सारे स्टडीज करके टॉक्सिसिटी रिपोर्ट्स ऑलरेडी किए हुए हैं, तो कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं आने वाला है, जानवरों के ऊपर इसका।
उसके बाद एक साथ मिला के दे सकते हैं कि इनको, तो हम रिकमेंड करेंगे कि इसको एक साथ, सबको एक साथ मिला के मत खिलाइए, क्योंकि अगर अल्टीमेटली ये सबको एक साथ मिलाओगे तो ये 30 से 40 ग्राम हो जाएगा एक साथ। तो जो हर्बल स्मेल है वो थोड़ा वो महसूस कर सकते हैं उससे। इससे अच्छा आप क्या करो, एक शेड्यूल बना लेते हैं। एक जानवर है हमारे घर में, ठीक है, वो जानवर मतलब वो मिल्क दे रहा है नहीं दे रहा है ये मैटर नहीं करता, वो जो भी जानवर है, फिर वो गाय है, भैंस है, बकरी है, जो भी है, ये सभी जानवरों को ये चारों के चारों प्रोडक्ट का नियमित इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके नियमित इस्तेमाल से चारों, और हमारा पहला प्रोडक्ट एड्स मतलब एडवांस फीड सप्लीमेंट, ये ऐसे सभी प्रोडक्ट्स, हमारे पांचों के पांचों प्रोडक्ट का नियमित इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। और ये सभी प्रोडक्ट का एक शेड्यूल बना लेते हैं। वैसे तो हमारा सप्लीमेंट जो है, फीड सप्लीमेंट जो है, वो हम डेली यूज करेंगे। शैम्पू हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार शैम्पू से हम जानवर को साफ करेंगे। उसके बाद एक शेड्यूल बना लेते हैं, क्योंकि हफ्ते में 2 2 बार इस प्रोडक्ट को यूज करना है, तो अल्टरनेट एक प्रोडक्ट यूज करते हैं। मतलब मंडे को हम लोग अगर उसको नो स्ट्रेस खिला रहे हैं, ट्यूसडे को हम लोग डाइजेस्ट खिला रहे हैं, थर्सडे को हम लोग, वेडनेसडे को हम लोग ब्रीड खिलाते हैं, अगेन नो स्ट्रेस, डाइजेस्ट, ब्रीड। ऐसा एक शेड्यूल फार्मर को बना के दे सकते हैं। एक दिन का छुट्टी रख सकते हैं, उस दिन नहलाओ, उस दिन शैम्पू यूज करो, ठीक है। सो ये सारे प्रोडक्ट इस तरीके से हम लोग यूज करने के बाद, अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कुल मिला के ये सभी प्रोडक्ट एक एक क्वांटिटी में भी अगर परचेस किया जाता है तो कुछ 2598 के करीब, मतलब 2600 के करीब एमआरपी होता है। कंज्यूमर को ये रफली 25% डिस्काउंट, मतलब 1948, मतलब 1950 के करीब मिलेगा। और 25 हफ्ते तक ये डेफिनेटली एक जानवर के लिए यूज किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी ये बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव है। तो 25 वीक्स तक एक जानवर के लिए मात्र 2000 रुपए के प्रोडक्ट एक किसान को हम लोग अगर रिकमेंड करते हैं तो इजीली सेल होने वाला प्रोडक्ट है। तो इजीली सेलेबल है, हाईली इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है फार्मर के लिए, और वैल्यू फॉर मनी है। और मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि जानवरों के बाद सबसे बड़ी तादाद लाइफ स्टॉक की है। तो अगर 50 करोड़ जानवर इंडिया में है, 50 करोड़ मतलब कैटल्स एंड बफेलोज, शीप्स, गोट्स मिला के है, तो इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा बिजनेस आपके लिए वेट कर रहा है पेट वेट इस रेंज के माध्यम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सभी प्रोडक्ट का जो बिलिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है।